हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है दोस्तों। आज हम आ चुके हैं एक और नए लेक्चर के साथ। बहुत ही मजेदार होने वाला है। टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर 1947। 1947 के पहले तो बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया। 1947 के बाद भारत में किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार गिरी, कब कब चुनाव हुए, ये आज हम जानने वाले हैं बहुत विस्तार से और बहुत मजा आने वाला है। आपके मन में सवाल आएगा कि ये जान के हम करेंगे क्या, क्योंकि चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, किसी में डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कब किसकी सरकार आई, किसकी सरकार गिरी। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक पे कमांड हो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट भी है। बहुत सारा ईयर्स है, बहुत सारे चुनाव हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिफिकल्ट है और डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट भी है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। इससे आपको इससे आपका जो पॉलिटी का तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ने बैठे, यानी कि संविधान में कब कौन से संशोधन हुए, कौन से ईयर में आए। 104 संशोधन हो चुके संविधान में। आप कैसे रटेंगे बैठ के कि 104 संशोधन कब हुए, किस साल में हुए, उसमें क्या आया। पर अगर आपको पता हो कि कब कब किसकी सरकार बनी तो बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे 1985 में 52nd अमेंडमेंट किया गया संविधान का, उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्या होता है। अब 1985 में ये जो लॉ लाया गया, आपने ये रट लिया कि ठीक है ये 52nd अमेंडमेंट था, रट लिए। ऐसे 104 हैं, कितने रटेंगे। एग्जाम में कौन सा पूछ दिया जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। पर अगर आपको पता हो कि 1985 में राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, नई नई सरकार थी उस समय, उसमें हालात क्या हुए देश में जिसकी वजह से ये कानून लाना पड़ा उनको, तो आपके लिए ये पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि 1985 में आया। आपको पता चल जाएगा जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी नए नए बने थे तो क्या क्या कानून लाए थे, क्या क्या संविधान में संशोधन किए थे। उसमें से एक था एंटी डिफेक्शन लॉ। कितना आसान हो जाएगा। 104 में से ज़्यादातर आप ऐसे ही याद कर लेंगे, है ना। कहते हैं ना कि द थिंग्स दैट आर मोस्ट डिफिकल्ट टू डू गिव अस द मोस्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। ये वही बात है। शुरू में देखने में बड़ा लग रहा है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर इसके वजह से आपका पॉलिटी का जो जर्नी है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि कई बार शुरू में हम पढ़ते हैं तो लग रहा है कि यार यहाँ से क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, क्यों पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी काम का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जिम जा रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, उसका जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है शुरुआत के कुछ दिन। क्योंकि उस समय आपको रिजल्ट नहीं दिखते हैं। चाहे पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे जिम कर रहे होंगे, आपको शुरू में बॉडी बनती नहीं दिखेगी। पर वो कुछ समय के अंदर ही बहुत सारा, मेजॉरिटी 90% लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। पर वहाँ पे जो होल्ड ऑन कर गया है ना, उसको कोई फिर नहीं रोक सकता। क्योंकि कुछ दिन के बाद आपको जब रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़रूरी है इस फेज़ को पार करना, है ना। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये उसी फेज़ का हिस्सा है। अगर एक बार को पढ़ लिया, यहाँ से ही आपके 90% कंपटीटर्स बाहर हो जाएंगे, बोले यार ये पढ़ के फायदा नहीं है क्योंकि आ नहीं रहा एग्जाम में। पर अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका पॉलिटी का जो पढ़ाई है आगे बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, बहुत सारे तरीकों से। और मैं इसी नए अप्रोच के साथ पढ़ाने के लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एक नंबर लिख रखे हैं मैंने। अब ये नंबर ऐसे देख के लगेगा कि ये क्या चल रहा है, अजीब सा कोड सा दिख रहा है। ये आपके काम का नहीं है, ये मैं समझाने के लिए एक कुछ इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, दिमाग से कई बार निकल जाती हैं चीज़ें, वो ना हो उसके लिए एक यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा और इसको ध्यान ना दें। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को आपको बताने हैं, उसका कुछ एक तरीके से मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख के रख दिए, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 26 नवंबर 1949। ये तारीख ये पता होना चाहिए। ये वो दिन था जब हमारा संविधान बन के रेडी हो चुका था, संविधान को हमने अडॉप्ट कर लिया था। इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इवेंचुअली 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूर्ण रूप से इन्फोर्स कर दिया। हालांकि कुछ एक आर्टिकल इसी दिन इन्फोर्स हो गए थे, यानी कि लागू भी हो गए थे, पर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इस दिन लागू हुआ। इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1950 में 26 जनवरी, है ना, ये दिन है, याद रखना होगा। 1950 में मार्च में, है ना, इलेक्शन कमीशन का स्थापना 1949 में ही हो चुका था। इलेक्शन कमीशन का स्थापना होने के बाद मार्च महीने में, यानी कि जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, उसके 5 महीने के बाद हमारे इलेक्शन कमिश्नर चुने गए। सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। और अप्रैल में रोपा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। क्योंकि इसी एक्ट में बताया गया है कि देश में किस तरीके से, किस प्रोसीजर से चुनाव करवाए जाएंगे, कैसे कैसे चुनाव होगा, उसका सारा जो प्रोसीजर है वो इसी में ले डाउन किया गया है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये वाला भी अप्रैल में लागू हो चुका था। यानी कि आप देख सकते हैं कैसे करके संविधान हमारे देश में चुनाव करवाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। इवेंचुअली 1951 में चुनाव स्टार्ट होता है। ये जो चुनाव था पहला, हमारे देश का जो पहला लोकसभा का चुनाव था, ये 1952 का इलेक्शन कहते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे देश में बहुत सारे फेजेज में चुनाव होते हैं। एक ही दिन में देश में सब जगह पे चुनाव नहीं हो जाता, खास करके लोकसभा की बात कर रहा हूँ। अब वैसे केस में अलग अलग फेजेज में चुनाव हो रहे हैं तो बहुत सारा समय लग जाता है। ये चुनाव स्टार्ट तो हुआ था 1951 में, पर ज़्यादातर
फेजेस जो हुए थे वो 1952 में हुए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी लोगों ने 1952 में वोट किया, इसलिए हम इसको 1952 का लोकसभा चुनाव कहते हैं। पर एक्चुअली में 1951 में ही इलेक्शन स्टार्ट हो चुका था। 1951 में हिमाचल प्रदेश में वोटिंग स्टार्ट हुई थी। इसके पीछे रीज़न ये था कि 1952 में जब फरवरी मार्च में एक्चुअल में इलेक्शन होने वाले थे, तो उस समय के टाइम पे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्फबारी वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। यानी कि वैसे केस में चुनाव करवाने में बड़ा दिक्कत होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स का हिसाब किताब था, तो दिक्कत आती। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने पहले ही 1951 के एंड में ही वोट कर दिया था, ताकि वहाँ बर्फबारी वगैरह जब हो तो दिक्कतें ना हो। और ज़्यादातर देश ने 1952 में वोट किया था। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जहाँ पे एक्चुअली में इलेक्शन हुए थे भारत में। लोकसभा में फर्स्ट वोटिंग हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हुआ क्या पहला चुनाव में? 1952 का चुनाव था। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और एक तरफ छोटे मोटे बहुत सारे पार्टीज थे। उसमें उनका दर्जा उतना बड़ा नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंपैरिजन में, क्योंकि 1885 में बनी हुई पार्टी है, 1885, है ना। देखिए, भारत के आज़ादी में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इस पार्टी का पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होना बहुत वाजिब था। रिजल्ट ऐसे निकल के आता है, 489 लोकसभा की सीट थे, याद रखना है फर्स्ट वाले में। उसमें से अकेले 364 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है। और सेकेंड जो थी वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 16। आप देख सकते हैं जो विनर है और जो सेकेंड हाईएस्ट वोटेड पार्टी है उसमें कितना ज़्यादा सीट्स का अंतर है। तो कायदे से देश में पहला जो ऑपोजिशन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो था 16 सीट के साथ। और यहाँ पे मैंने BJS लिखा हुआ है। इसका नाम क्यों लिखा हुआ है जबकि कम सीट मिले हुए? ये है भारतीय जनसंघ, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यही पार्टी आगे चल के 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनेगी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस अभी देश में जो सबसे दो बड़े पार्टी हैं, उनका अगर हम पैरेलल एक तरीके से हम ग्रोथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए शुरुआत मैंने यहीं से कर दिया है। 1951 का यानी कि 1952 का जो पहला इलेक्शन था, इसमें कांग्रेस को 364 वोट्स मिले थे, सीट्स मिले थे, और भारतीय जनसंघ को 3 सीट मिले थे। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ठीक उसी साल 1951 में, एक साल पहले ही ये पार्टी बनाया गया। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक बात है ऑपोजिशन का, ये हालांकि यूपीएससी में सवाल पूछा भी गया था कि देश में पहला ऑपोजिशन कौन था या सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किस पार्टी को मिले थे। ये एक सवाल आया था 2018 या 19 के सिविल सर्विसेज के पेपर में। तो आंसर है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हालांकि जहाँ तक बात है इस चुनाव की बात करेंगे तो एक्चुअल में देश में ऑपोजिशन था नहीं। ऑपोजिशन का जो डेफिनेशन संविधान देता है वो ये देता है कि रूलिंग पार्टी के बाद सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जिस पार्टी के पास होंगे वो, और साथ में सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स होने से ही नहीं चलेगा, साथ में मिनिमम 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दैट हाउस वो होने चाहिए। यानी कि सेकेंड हाईएस्ट वोटेड होना चाहिए, यानी कि रूलिंग पार्टी के अलावा, या रूलिंग पार्टी के अलावा जो मान लेते हैं जो अलायंसेज में है उनको छोड़ देते हैं। रूलिंग पार्टी में मैं सबको कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके साथ गठबंधन में सरकार बना रही है सबको कंसीडर कर ले। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जिसके पास होगा, और साथ में मिनिमम 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दैट हाउस। यानी कि जैसे लोकसभा की बात करें आज के टाइम पे तो 543 सीट्स है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 54.3, यानी कि मान लीजिए लगभग 55 सीट होनी ही चाहिए उस पार्टी के पास, तभी वो ऑपोजिशन कहला पाएगा। तो कायदे से देश में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अभी 2024 के पहले वाला, उस समय सेकेंड हाईएस्ट जो सीट्स मिले थे वो थे कांग्रेस को, 52। यानी कि कायदे से 2019 से 24 तक देश में जो संविधान का परिभाषा उसके हिसाब से देश में कोई ऑपोजिशन ही नहीं था। तो ये कांग्रेस उस समय ऑपोजिशन बनने में भी नाकाम रही थी। 52 सीट्स मिले थे मैक्सिमम, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट तो इनके पास था, तो हमने चलते भाषा में कह दिया कि ये ऑपोजिशन है। पर एक्चुअल में जो संविधान का ऑपोजिशन का डेफिनेशन है उसके हिसाब से कम 55 सीट होने चाहिए थे इनके पास, जो कि इनके पास नहीं था। तो देश में 5 साल हमारे यहाँ पे एक्चुअली में कोई ऑपोजिशन नहीं था। ठीक है, इस चुनाव के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये है कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी कंसीडर किए जाते हैं। ये हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी हैं, पता ही होगा। ये पहला चुनाव हार गए थे। ये चुनाव लड़ने गए थे बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने गए थे, और ये 1952 के इलेक्शन में हार गए थे। 17,000 आई गेस 17 या 13,000 वोट के आसपास से हारे थे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनके अगेंस्ट। ये शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बोल के पार्टी से चुनाव लड़े थे और ये हार गए थे। आज वही सीट पे अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा एजाज खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं। वो बॉम्बे यही सीट पे नॉर्थ सेंट्रल सीट से जहाँ से भीमराव अंबेडकर हारे थे उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार अभी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें उनको चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो आई गेस भीम आर्मी के फाउंडर हैं ना, उनके तरफ से ही, उनके पार्टी की तरफ से ही इनको टिकट दिया गया है। तो जहाँ पे भीमराव अंबेडकर एक टाइम पे चुनाव लड़ा करते थे, आज उस जगह पे एजाज खान चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल शिफ्ट हमारे देश में कैसा होता है। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने दोबारा प्रयास किया था
राज्यसभा के थ्रू वो चले तो गए थे, पर इवेंचुअली लोकसभा का चुनाव में दोबारा बाई इलेक्शन हुआ था 1954 में, 2 साल बाद, या री इलेक्शन कहते हैं या बाई इलेक्शन कहते हैं। वहाँ पे एक भंडारा बोल के एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है, नागपुर के आई गेस थोड़ा सा नागपुर के आसपास ही है महाराष्ट्र में, वहाँ पे बाई इलेक्शन लड़े थे और वो भी चुनाव हार गए थे। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है कि जो इंसान हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं, जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं, वो अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए और जब री इलेक्शन के लिए गए तो दोबारा भी हार गए, है ना। आते हैं अगला चुनाव। देखिए हमारे यहाँ पे लोकसभा का चुनाव 5 साल के बाद होता है, तो अगला चुनाव 1952 के बाद 1957 में होना चाहिए था। अब इसमें बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं है, खाली एक चीज़ याद रखिएगा, कांग्रेस की सीट्स है वो बढ़ गए थे, लोकसभा की सीट्स भी टोटल बढ़े थे और कांग्रेस की भी सीट बढ़ी थी, तो कांग्रेस ठीक ठाक ग्रो कर रहा था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, ये तो सबको पता ही है। सेकेंड हाईएस्ट पार्टी फिर से जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स लाई थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, और सीट्स में इनका बढ़ोतरी हुआ है, 16 से 27 हो गया, ये दिख रहा होगा। भारतीय जनसंघ का जो ग्रोथ है इसको भी अच्छे से केयरफुली मॉनिटर करते रहिएगा, ठीक है। भारतीय जनसंघ के पास 3 थे, अभी बढ़ के 4 सीट हो गए, यानी कि एक एक्स्ट्रा सीट मिला। इस साल एक अच्छा चीज हुआ था, देखिए 1952 में जो लोकसभा का चुनाव है, साथ में ही हर एक स्टेट के विधानसभा के चुनाव करवा दिए गए थे, काइंड ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। 1957 में आते आते फिर धीरे धीरे करके 1-2 राज्य अलग अलग टाइम पे चुनाव करने लग गए थे। 1970s तक आते आते ऑलमोस्ट ज़्यादातर राज्यों के चुनाव अलग टाइम पे हो रहे थे, जो विधानसभा के चुनाव है वो अलग टाइम पे हो रहे थे एज कम्पेयर टू लोकसभा चुनाव। 1957 में केरला में पहली बार जो विधानसभा चुनाव होता है, केरला में पहली बार नहीं होता है, मतलब 52 में भी हुआ था, पर केरला में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें पहली बार भारत में कांग्रेस सरकार बनाने में असमर्थ रहती है और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनती है। यानी कि भारत में 1956 सेकेंड इलेक्शन में ही एक राज्य ऐसा था जहां पे कांग्रेस हार जाती है, और ये केरला में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने का जो टैग है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो केरला के पास जाता है, और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। मतलब एक तरीके से देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सबसे बड़ा उसमें कंपटीटर था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, है ना। ये ध्यान रखना है इतना कि सेकेंड हाईएस्ट तो रह ही रहे लोकसभा में, और विधानसभा में केरला में कांग्रेस को हराने में कामयाब होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ES नंबूदिरिपद पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब भारत के फर्स्ट नॉन कांग्रेस CM हुए एक तरीके से, ये फैक्ट याद रखना है। फिर 5 साल बाद चुनाव होगा 1962 में, है ना। फिर से देखिए कांग्रेस का जो सीट्स है इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऊपर नीचे होता दिखेगा नहीं, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, मतलब ठीक ठाक पॉपुलर थे और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। जवाहरलाल नेहरू का इमेज उसमें काफ़ी अच्छा था, तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब हर एक चुनाव में 45%, 48%, 44% ऐसे टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स लेके जा रही थी कांग्रेस, बहुत बड़ी बात है। अभी बीजेपी अपने पीक पे भी 36-37% जाने में स्ट्रगल कर रही है ना। वैसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का उसमें वर्चस्व किस तरीके का था, ठीक है। 1962 में कांग्रेस की 361 सीट्स आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो सीट्स है उसमें फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलता है, और भारतीय जनसंघ का, है ना, इस बार जंप थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। पहले 3 थे, फिर 4 हुए और इस बार 14। ये वही पार्टी है जो आगे चल के बीजेपी बनेगी, इसलिए मैं इस पार्टी पे अलग से आपको मॉनिटर करने को कह रहा हूँ, क्योंकि तभी आज के जो 2 सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनका कंपैरिजन साथ में अगर ड्रॉ करेंगे तो पढ़ने में अच्छा और समझ में भी अच्छा आता है। अगला 1967 में चुनाव हुआ, फिर 5 साल बाद। देखिए कांग्रेस में इस बार सीट्स में काफ़ी गिरावट है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 283, मतलब 360-70 से सीधा 280 पे आ गए। इसके पीछे रीज़न क्या था, बहुत बड़ा कारण है, आपको जानना पड़ेगा इसके बीच में हुआ क्या। 1962 में जब तीसरी बार कांग्रेस की लगातार सरकार बनी, तीसरी बार लगातार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, 2 साल के बाद 1964 में उनका डेथ हो जाता है, और उस समय फिर लाल बहादुर शास्त्री को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हालांकि एक और शख्स थे, मोरारजी देसाई, जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे, और वो कांग्रेस चाहते थे कि कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है वो उनको PM के रूप में प्रोजेक्ट करे, पर ऐसा हुआ नहीं, उनको नहीं बनाया गया। मतलब इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसमें बाद में आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मोरारजी देसाई जैसे बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी थे, तो स्ट्रांग लीडरशिप थी, वो चाहते थे कैसे बंदा प्रधानमंत्री बने जिसको वो कंट्रोल कर सके। मोरारजी देसाई वाज नॉट वन ऑफ देम, है ना। इस तरीके से जो भी है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, और 1966 में उनकी भी डेथ हो जाती है। वो ताशकेंट एग्रीमेंट करने जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान 1965 में जो वॉर हुआ था उसका एक तरीके से एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने गए थे। ताशकेंट जो कि आज उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, पर तब वो USSR का पार्ट हुआ करता था, वहाँ जाते हैं और उनका फिर रहस्यमयी तरीके से उनका डेथ हो जाता है। इसको लेके भी बहुत सारे सवाल हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी भी देखिए 1964 नेहरू जी का डेथ हो गया, 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो गया, यानी कि चुनाव होने में अभी भी 1 साल बच रहे हैं। फिर से मोरारजी देसाई जाएंगे कि आप तो बना दो, पर उनको फिर वही कारण की वजह से नहीं बनाया जाता, और इस बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और 1 साल के बाद 1967 में चुनाव होता है।
अब ये चुनाव में देख सकते हैं कि नेहरू जी चले गए, यानी कि जो सबसे पॉपुलर फेस थे कांग्रेस के वो नहीं है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वो साफ साफ वोट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नेहरू जी की पॉपुलैरिटी की वजह से इतना ज़्यादा इनको समर्थन मिलता था, उनके जाने की वजह से काफ़ी डिक्लाइन हुआ। ठीक है, अब 1967 में जो चुनाव होगा इसमें आप एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस को तो ठीक है, इतने सीट्स मिल गए। भारतीय जनसंघ का जो सीट्स जो काउंट है ना, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा। 3 से शुरू करके चौथे चुनाव में ही 35 पे आ चुके हैं। ठीक है, पर आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ग्रो करते जा रही थी, 16 से 27 हुआ था, 27 से 29 हुआ था, 29 से फिर से 23 हो गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि ठीक 3 साल पहले 1964 जिस साल नेहरू जी का डेथ हुआ, उसी साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टूट गई, स्प्लिट हो गई थी और एक नई पार्टी बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको CPIM कहते हैं, मार्क्सिस्ट, है ना। ये पार्टी बनती है। ये अभी बहुत लंबे समय तक 35 साल तक ये वेस्ट बंगाल में लगातार रूल किए। अभी ममता बनर्जी का जो TMC का गवर्नमेंट है वो आने से पहले 35 साल तक लगातार ये बंगाल में सरकार में थे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनता है। तो काइंड ऑफ हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि जो पार्टी थी उसमें तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, पर ये कम्युनिज्म को जो सपोर्ट मिलता रहा है उसमें कोई डिक्लाइन नहीं है। अगर दोनों को मिला के देखेंगे तो मोरलेस लगभग 40 से ऊपर सीट जा रहे हैं, 42 सीट हो रहे हैं, है ना। 1971 ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट था। आप जान के हैरान होंगे कि भारत में एक बार ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस ने साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ा है। बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं था। देखिए होता क्या है, 1967 के बाद जब ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, उसके बाद इंदिरा गांधी की जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस का, उनके साथ इंदिरा गांधी का बनता नहीं है। इनके अलग विचारधारा थे, उनका अलग विचारधारा था। वो चाहते थे कि उनके हिसाब से इंदिरा गांधी चले, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं आराम से, है ना। गुंगी गुड़िया वाला कंसेप्ट आपने सुना होगा कि कठपुतली रूलर हो, एक तरीके से पपेट रूलर हो, हम आसानी से कंट्रोल कर सके। और इंदिरा गांधी का ऐसा नहीं था, वो चाहती थी कि अपने तरीके से डिसीजन ले सके। और इवेंचुअली वो क्या होगा, वो कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी स्प्लिट होने के बाद एक बनती है जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओ। ये ओरिजिनल वाला था, पर ओ का मतलब ओरिजिनल नहीं है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले से संगठन था वो। और इंदिरा गांधी के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने बनाया INCR, रिक्विजिशनिस्ट, है ना, रिक्विजिशनिस्ट, है ना, ये पूरा शब्द है। हालांकि इसको कई बार आई भी कहते थे, इंदिरा गांधी के नाम पे आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंदिरा गांधी का आई। तो ये जो R है ये वो है जो इंदिरा गांधी का फैक्शन था, जो इंदिरा गांधी ने पार्टी बनाया। और INCO जो ओरिजिनल वाला है, इसमें सीनियर लीडर्स आते थे, जैसे मोरारजी देसाई थे, इसमें के कामराज थे, निजली गंपा थे, ये सारे जो सीनियर लीडर्स थे वो थे। और इसमें इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे, ज़्यादातर जो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो ज़्यादातर इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आते हैं। ठीक है, मतलब इतना था कि जब ये पार्टी स्प्लिट हुई 1967 के चुनाव के बाद, 1969 में जब पार्टी स्प्लिट हुआ, तो महज 31 MP ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे। बाकी सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंदिरा गांधी वाला था, ये रिक्विजिशनिस्ट पार्टी के साथ आ गए थे। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ने भी इससे बोला कि ये वाला जो पार्टी है, क्योंकि ज़्यादातर MPs इनके सपोर्ट में है, तो इसी को हम ओरिजिनल कांग्रेस का सक्सेसर के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से इनके लिए बहुत बड़ा झटका था। और 1971 का जो चुनाव होगा, इसमें ये वाले पार्टी चले जाएंगे किसके साथ, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ का मतलब ये है भारतीय जनसंघ, क्योंकि भारतीय जनसंघ ही आगे चल के बीजेपी कहलाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक तरीके से इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब दोनों साथ में चुनाव लड़े थे। ठीक है, अच्छा 1971 में आते हैं वापस से। तो देखिए इंदिरा गांधी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है चुनाव में। ठीक है, अच्छा ये चुनाव 5 साल नहीं 4 साल के बाद ही हुआ था, क्योंकि 1969 में स्प्लिट होने के बाद वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि सरकार टूट गई थी और इनके पास जितने MP आए थे वो मेजोरिटी से थोड़ा सा कम था। तो इवेंचुअली सरकार गिर जाती है। और 1971 में जब दोबारा इलेक्शन होगा, है ना, तो दोबारा इलेक्शन में इंदिरा गांधी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। 352 सीट से देख सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन थे ओरिजिनल वाले सिर्फ 16 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। इनके लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता था। भारतीय जनसंघ में भी इस बार गिरावट आता है, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी एकदम पीक पे थी, बहुत चरम लेवल पे चल रहा था। 283 से बढ़ के 352, है ना, बहुत बड़ी बात होती है एक नई लीडर के लिए। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ की पॉपुलैरिटी, हालांकि ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत डिप आया है, पर इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के सामने भारतीय जनसंघ थोड़ा सा फीका। CPI और CPIM इनमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया। मतलब एक तरीके से जो कम्युनिज्म का सपोर्ट है भारत में इंटैक्ट है। मतलब एक आइडियोलॉजी है जो इसको, मतलब इस आइडियोलॉजी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं। केरला में हो चाहे बंगाल में हो, लंबे समय तक वो लोग सरकार में रहे हैं और इन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद भारत में 1975 में पता ही है
इमरजेंसी लग जाएगा। इमरजेंसी पहले भी लग चुका था, पर ये भारत में पहली बार इंटरनल रीजंस की वजह से इमरजेंसी लगेगा, और यही कारण है जिसके वजह से आगे चुनाव में आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और आज ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है आई गेस, तो मैं इसके बाद वाला जो चुनाव है ना, उसके बारे में चर्चा करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते रहिएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता हो कब किसकी सरकार बनी, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना आसान हो जाएगा। जितने भी कानून वगैरह जो बने हैं, जो लॉज वगैरह पास हुए हैं, वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वो पढ़ते रहिए।